हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर फर्स्ट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये पेपर है 21 जनवरी 2024 वाला। इसके बाद एक पेपर और हुआ है जो अभी 7 जुलाई को हुआ है, उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो प्रीवियस ईयर के सभी ऑफलाइन वाले पेपर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर के सीडीपी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह को प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है जेंडर संबद्धता, दूसरा है जेंडर समानता, तीसरा है जेंडर समता और चौथा विकल्प है जेंडर रूढ़िवादिता। तो कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज क्या कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो यह कथन जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को, क्योंकि तनुज के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं, वह सिर्फ रस्सी कूद सकती हैं, जबकि लड़के ही भाला फेंक सकते हैं। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन, इसमें फिल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या फिल किया जाएगा। पहला विकल्प है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। दूसरा है एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। और चौथा विकल्प है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो अपसारी चिंतन होता है व्यापक चिंतन। तो अपसारी चिंतन जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और अभिसारी चिंतन है एक सही समाधान पर स्थिर है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? पहला विकल्प है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। और चौथा विकल्प है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो समावेशी शिक्षा जो है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा एक दर्शन और एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षमताओं, पृष्ठभूमि और सीखने की शैलियों वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए समान सीखने के अवसर प्रदान करता है। और यह एक ऐसा वातावरण बनाने पर जोर देता है जहां प्रत्येक छात्र मूल्यवान, सम्मानित और सम्मिलित महसूस करे। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है अभिकथन और कारण। अभिकथन है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब बताना है कि इसमें कौन से सही है। तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है,
और ए की आर सही व्याख्या है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन है और कारण दिया गया है। अभिकथन है, कारण दिया गया है और अभिकथन कारण वाले प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 20 अगस्त वाले पेपर से देखने के लिए मिले हैं। तो इस तरीके के प्रश्न 20 अगस्त वाले पेपर के बाद पूछे गए हैं। तो अभिकथन दिया गया है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण दिया गया है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये सही है। लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत है। तो ए सही लेकिन आर गलत। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? पहला विकल्प है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा विकल्प है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण और चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो वह है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब आरोपण का सिद्धांत किसने दिया है, किसने विकसित किया है? तो बर्नार्ड वेनर द्वारा विकसित है यह, और यह पता लगाता है कि कैसे व्यक्ति सफलता और असफलता का श्रेय विभिन्न कारकों को देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? पहला विकल्प है छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तीसरा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए और चौथा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? जॉन डीवी ने। और प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी अधिगम जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला विकल्प है सामाजिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है गतिक विकास। तो विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो वह है संज्ञानात्मक विकास। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि फिल करना है बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है असंतुलन, दूसरा विकल्प है निजी वाक, तीसरा है अनुकूलन और चौथा विकल्प है संगठन। तो लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन दिया गया है लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण दिया गया है लॉरेंस कोहल वर्ग का तर्क है
कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला विकल्प है अंतवैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। दूसरा विकल्प है तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तीसरा विकल्प है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। और चौथा है स्थानिक यानी प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो तीसरा बिल्कुल सही मिला हुआ है, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। इसमें लिखा है स्थानिक, तो स्थानिक जो है इसमें ये मिलान सही नहीं है। इसमें दृश्य जानकारी को देखने और समझने की क्षमता शामिल होती है स्थानिक में। और इसमें लिखा है प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, तो इसीलिए ये गलत है। तार्किक गणितीय, ये क्यों गलत है? क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि विश्लेषणात्मक चिंतन, समस्या समाधान और गणितीय तर्क से जुड़ी हुई है। और इसमें लिखा है नृत्य क्रीड़ा संबंधी, तो इसीलिए ये गलत है। अंतःवैयक्तिक, ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं और लक्ष्यों को समझने से ये संबंधित होती है, तो इसीलिए ये गलत है। तीसरा सही मिला हुआ है, इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहला विकल्प है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तीसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। और चौथा है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो अधिगम के बारे में जो सही नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं पर अपितु एक उत्पाद है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। पहला विकल्प है अपसारी चिंतन, दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा विकल्प है निष्क्रिय अनुसरण और चौथा विकल्प है प्रतिक्रिया सेट। तो पूछा गया है समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, तो वह है अपसारी चिंतन यानी व्यापक चिंतन। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं। और इसमें पूछा गया है कि किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, तो वह पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें बच्चे जो हैं आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, यानी कि स्वार्थी हो जाते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं।
तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। पहला विकल्प है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। और चौथा है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। पहला विकल्प है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा है, यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। और चौथा है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो पूछा गया है उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता। तो प्रतिपुष्टि जो है शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सुधार की दिशा में मार्गदर्शन देता है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, पहला विकल्प है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है, विकास सिर से पांव तक होता है। तीसरा विकल्प है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और चौथा है, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो समीपस्थ सिद्धांत जो है कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, शिशुओं और छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास के पैटर्न का वर्णन किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र या कोर से बाहरी छोर की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत जीवन के प्रारंभिक चरणों के दौरान शारीरिक विकास की अनुक्रमिक और दिशात्मक प्रकृति को समझने में सहायता करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। पहला विकल्प है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होता है। और चौथा है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन जो है एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम की प्रगति और समझ के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल होता है। तो इसमें जो किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा पूछा गया है, तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ये गलत है क्योंकि छात्रों की तुलना तो करनी ही नहीं है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था।
तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला विकल्प है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, दूसरा विकल्प है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, तीसरा विकल्प है शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो इसमें पूछा गया है कि पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि डिसलेक्सिया की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई दूसरा विकल्प इसमें सही है। यह एक पठन विकार है, तंत्रिका संबंधी विकार है और मुख्य रूप से पठन और संबंधित भाषा आधारित प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? पहला विकल्प है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, दूसरा है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तीसरा है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, और चौथा विकल्प है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो पूछा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, बाध्यता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है, इसमें फिल करना है। तो बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पहला विकल्प है संज्ञान और संवेग दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, दूसरा है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, तीसरा है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, और चौथा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। भावनाएं और संज्ञान यानी संज्ञान और संवेग आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? पहला विकल्प है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, दूसरा विकल्प है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है और उसे लागू करते हैं, तीसरा है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, और चौथा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसमें पहला विकल्प सही होगा जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है इसीलिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है? पहला विकल्प है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, दूसरा है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तीसरा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, और चौथा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है पूछा गया है, तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है ये भी जान लीजिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस अभिप्रेरणा से है जो किसी व्यक्ति के अंदर से आती है,
जो किसी कार्य या गतिविधि में वास्तविक रुचि और आनंद की विशेषता होती है। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? पहला विकल्प है बोल कर सोचो, दूसरा विकल्प है संकेत और इशारे, तीसरा विकल्प है प्रश्न, डी में लिखा है आधा हल किया हुआ उदाहरण और ई में है रटकर दोहराओ। विकल्प ये हैं। अब इसमें से बताना है कौन से इसमें आएंगे आलंबन के उदाहरण में। तो एक तो आएगा बोल कर सोचो, ये इसमें आएगा। संकेत और इशारे भी आएगा, प्रश्न भी आएगा, आधा हल किया हुआ उदाहरण भी आएगा, लेकिन रटकर दोहराओ ये नहीं आएगा। तो ए बी सी डी इसमें सही है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आलंबन इसमें लिखा है आलंबन यानी पाड़, तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर पाड़ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आलंबन। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि, पहला विकल्प है यह दर्शाता है कि विकास, पहला विकल्प है अराजक, दूसरा है शीर्षगामी, तीसरा है रेखीय और चौथा है समीप दूराभिमुख। तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है समीप दूराभिमुख। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? पहला विकल्प है इंद्रियों का समन्वय, दूसरा है विकेंद्रण, तीसरा है परिकल्पित तार्किकता और चौथा है वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है कि कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, तो वह होता है विकेंद्रण। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और मैंने आप लोगों को कई बार बताई भी हैं। अगला प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? पहला विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी चालक अवस्था और चौथा विकल्प है पूर्व चलन अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। तो संज्ञानात्मक विकास की यह कौन सी अवस्था है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और इसे ही पूर्व चलन अवस्था भी कहते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, पहला विकल्प है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तीसरा है शिक्षार्थी व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है और चौथा है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो इसमें पूछा गया है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये 21 जनवरी 2024 वाला पेपर था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।